इसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई से पड़ताल करनी होगी। यदि आपके पास स्मृति ना होती, याददाश्त ना होती, तो आपके पास विचार भी नहीं होते। किसी अनुभव के प्रति स्मृति का प्रति उत्तर ही विचार प्रक्रिया को कार्यरत करता है। मान लीजिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ और मेरे पास राष्ट्रवाद की संचित स्मृतियाँ हैं, विगत अनुक्रियाओं, कर्मों, परंपराओं, निष्कर्षों, रीति रिवाजों की स्मृतियों का यह भंडार किसी मुसलमान, बौद्ध या ईसाई की चुनौती को प्रत्युत्तर देता है। इस चुनौती के प्रति स्मृति का यह प्रत्युत्तर अनिवार्यतः विचार प्रक्रिया को जन्म देता है। अपने अंदर कार्यरत इस विचार प्रक्रिया को अगर आप सावधानी से देखेंगे तो इस सच्चाई की परख आपको अपने आप हो जाएगी। किसी ने आपका अपमान किया है और वह आपकी स्मृति में रहता है, वह आपके पृष्ठभूमि का अंश बन जाता है। जब आप अगली बार उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उस अपमान की स्मृति ही, याद ही आपका प्रत्युत्तर है। इस प्रकार स्मृति का यह प्रत्युत्तर, जो कि विचार प्रक्रिया है, धारणा को जन्म देता है। अतः धारणा सदा संस्कारबद्ध होती है, अर्थात कंडीशन्ड होती है, और इसे समझना बहुत आवश्यक है। धारणा विचार प्रक्रिया का परिणाम है। विचार प्रक्रिया स्मृति का प्रत्युत्तर है और स्मृति सदा संस्कारबद्ध होती है। स्मृति अतीत है, भूतकाल है। स्मृति ही कर्ता को जन्म देती है, कर्म को जन्म देती है। क्या कर्ता पहले आता है या कर्म पहले आता है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। आप क्रोध में हैं। क्रोध के उस क्षण में ना तो अनुभव करता है और ना ही अनुभव, केवल अनुभूति ही है। अर्थात ना तो कोई एक्सपीरियंसर है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है, केवल एक्सपीरियंसिंग है, अनुभव करना है। लेकिन जैसे ही उस क्षण से आप बाहर आते हैं, अर्थात अनुभव करने के तुरंत बाद अनुभव करता भी होता है और अनुभव भी होता है, और फल के अभिलाषा से किया गया कर्म भी। इसका मतलब है अगर क्रोध है तो आप उसे दबाना चाहोगे या उससे छुटकारा पाना चाहोगे। हम इस अवस्था में अनुभूति की स्थिति में बार बार लौटते हैं, लेकिन हर बार हम इससे बाहर चले आते हैं और इसे कोई शब्द, कोई नाम देकर स्मृति में बिठा लेते हैं, यादों में अंकित कर लेते हैं, और इस प्रकार हमारा कुछ बनना जारी ही रखते हैं। यदि हम कर्म को उस शब्द के मूलभूत अर्थ में समझ पाए तो यह गहरी समझ हमारी सतही क्रियाओं को भी प्रभावित करेगी। लेकिन पहले हमारे लिए कर्म की मूलभूत प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो क्या कर्म किसी मत या अवधारणा के द्वारा, विचार के द्वारा पैदा होता है? क्या आपको विचार पहले आता है और तब क्रिया होती है, अथवा कर्म पहले होता है और चूंकि वह द्वंद्व ले आता है तो आप इसके इर्द गिर्द एक विचार बना लेते हैं? क्या कर्म ही कर्ता को निर्मित करता है या कर्ता पहले आता है? यह समझना बहुत आवश्यक है कि इनमें से पहले कौन आता है।
यदि विचार पहले होता है तो कर्म उस विचार का अनुसरण भर होता है और इसलिए वह कर्म नहीं होता बल्कि विचार का ही प्रभाव होता है। आज का हमारा समाज मुख्यतः बौद्धिक या शाब्दिक स्तर पर रचित है। हम सभी में विचार पहले आता है और तब कर्म उसका अनुगमन करता है। उस अवस्था में कर्म विचार तक ही सीमित रह जाता है। विचार दूसरे विचारों को जन्म देता है और जब केवल विचारों का ही जन्म होता है तो मतभेद उत्पन्न होता है और समाज उद्भावना विचारना की बौद्धिक प्रक्रिया के कारण असंतुलित हो जाता है। हमारी सामाजिक संरचना अत्यधिक बौद्धिक है। हमारे अस्तित्व के बाकी पक्षों की कीमत पर हम बुद्धि का संवर्धन करते हैं और इसीलिए विचारों से हमारा दम घुट रहा है। क्या अवधारणाएं कर्म उत्पन्न कर सकती है अथवा वे केवल विचार प्रक्रिया को ही किसी सांचे में ढालती है और हमारे कर्म को सीमित करती है? किसी अवधारणा के दबाव में किया गया कर्म मनुष्य को कभी मुक्त नहीं कर सकता। कर्म से पहले विचार का जन्म होता कैसे है उसे समझना होगा। समाजवादियों के विचार हो या पूंजीवादियों के विचार हो अथवा विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के विचार हो, अवधारणाओं के निर्माण का अन्वेषण करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशेष करके ऐसे समय जब हमारा समाज एक कगार पर खड़ा है, एक और संकट को, एक और विनाश को निमंत्रण देता हुआ। जो कोई भी हमारी अनगिनत समस्याओं के मानवीय समाधान की खोज के लिए वास्तव में गंभीर है, उसे विचार करने की इस समूची प्रक्रिया को जड़ से समझना होगा। चाहे कोई भी धारणा हो, वह विचार प्रक्रिया का ही परिणाम है।